हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग की। और ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये पेपर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर है और ये कॉमन कोर्स होता है, यानी कि HI, VI और IDD तीनों ट्रेड के बच्चे इसको पढ़ते हैं। और आज हम इसी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का पिता कौन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो पिता माने जाते हैं वो एडवर्ड थॉर्नडाइक माने जाते हैं। इसमें आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनोविज्ञान शब्द कहाँ से आया है। तो मनोविज्ञान शब्द जो आया है वो ग्रीक भाषा से आया है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मध्यम मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों में IQ की सीमा क्या होती है। तो IQ की जो सीमा होती है वो 35 से 54 होती है। ये आपका सही हो जाएगा इसमें, यानी कि मानसिक मंद बच्चों में जो मध्यम मानसिक मंदता वाले हैं उनका IQ लेवल 35 से 54 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी कितने सेकंड के लिए जानकारी रखती है। तो ये मात्र 30 सेकंड से भी कम, या फिर कह लीजिए 30 सेकंड तक ही ये शॉर्ट टर्म मेमोरी जो उसमें जानकारी जाती है उसकी ये जानकारी रख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनोविज्ञान एक है। तो मनोविज्ञान क्या है। जैविक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है या प्राकृतिक विज्ञान है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जैविक विज्ञान। आगे बात करेंगे। आगे आप देख सकते हैं कि ये 5 क्वेश्चन जो था आपका बहुविकल्पीय रूप में था और ये आपके जो 5 क्वेश्चन थे ये 5 नंबर के थे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था। तो ये आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा ताकि एक भी नंबर कटने ना पाएँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट सेकंड की, यानी कि सेक्शन सेकंड पे चलते हैं। सेक्शन सेकंड में हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि स्मृति किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को लिखिए। मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन सेकंड होता है हमारा, इसमें भी हमें सारे क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो आपका 2 नंबर का होता है, इसलिए हमें शॉर्ट में ही इसके आंसर देने होते हैं। तो इसमें स्मृति किसे कहते हैं ये पूछा गया है और इसके प्रकार पूछे गए हैं। तो इसकी बात करेंगे कि स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों को मानसिक संस्कार के रूप में अपने अचेतन मन व संचित रखने में कायम रखता है। यानी कि जो मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों को अपने मस्तिष्क में रखने में कायम रखता है, यानी कि मस्तिष्क में सारी सूचनाओं को संग्रहित रखता है, उसी को क्या कहते हैं, उस मनुष्य का स्मृति कहते हैं। जो कुछ भी आप याद रख पाते हैं, यानी कि आपके मस्तिष्क में एक मेमोरी टाइप का होता है, वो सभी चीज़ें कलेक्ट करता है। जो भी आप अपने जीवन में जी रहे होते हैं या आपको कोई कार्य करने के दौरान जो अनुभव मिला होता है उसको संचित रखने में, या कह लीजिए आपके कहीं मन के एक कोने में वो विद्यमान रहता है। तो वो जो विद्यमान रहता है वो क्या कहलाता है, मनुष्य का स्मृति कहलाता है। और आवश्यकता पड़ने पर आप अपनी वर्तमान चेतना में उसको ला भी सकते हैं। यानी कि जब आप किसी कार्य को करके अनुभव लिए रहे होते हैं, बाद में वही कार्य करना हो या फिर कोई और कार्य करना हो, तो उसमें आप क्या करते हैं कि जो पूर्व से अनुभव लिए रहते हैं उसी के माध्यम से उस कार्य को आप सफल बनाते हैं।
वुडवर्थ के अनुसार अगर हम देखें तो स्मृति जो होती है वो सीखी हुई वस्तु का एक सीधा उपयोग होता है। यानी कि जो चीज़ें हम सीखे रहते हैं उसका हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपने वास्तविक जीवन में उसका हम उपयोग कर रहे होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि स्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो स्मृति के प्रकार में आपका सबसे पहला आएगा संवेदी स्मृति, दूसरा आएगा अल्पकालिक स्मृति, तीसरा आएगा दीर्घकालिक स्मृति। तो आपके स्मृति के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? संवेदी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। ये 3 आपके स्मृति के प्रकार हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मृति किसे कहते हैं और इसके प्रकार क्या हैं, ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आईक्यू का सूत्र लिखिए, ये पूछा गया है। तो आप लोग जानते ही हैं आईक्यू का सूत्र क्या होता है। सीडीपी जो भी तैयार कर रहे हैं सीटेट्स की दृष्टि से, तो वो जानते हैं कि आईक्यू का सूत्र क्या होता है। आईक्यू बराबर यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो ये आपका आईक्यू का सूत्र हो जाएगा। इसको आप लोग ज़रूर याद कर लें, ये लगभग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। आगे हम बात करेंगे कि प्रेरणा का अर्थ क्या होता है, यानी कि मोटिवेशन का अर्थ क्या है। प्रेरणा एक आंतरिक स्थिति होती है जो व्यक्तियों को लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में संलग्न होने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि प्रेरणा के माध्यम से ही आप किसी कार्य को करने में सफल हो पाते हैं। कोई भी व्यक्ति को यदि निराशा हो रही है किसी कार्य को करने में, या फिर कोई भी कार्य करने के लिए वो उतना तत्पर नहीं है जितना उसे तत्पर होना चाहिए, या फिर जितनी एनर्जी के साथ वो तैयार होकर उस कार्य को करे, अगर उतनी एनर्जी उसके अंदर नहीं आ रही है तो कोई भी आप उसको एक मोटिवेशन दे रहे हैं तो उस मोटिवेशन के अनुसार वो उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाता है फुल एनर्जी के साथ में। यानी कि उस कार्य को करने के लिए अगर आप प्रेरित कर रहे हैं तो वो प्रेरित करने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगा? मोटिवेशन कहलाएगा, प्रेरणा कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बालक का भाषा विकास कब से प्रारंभ होता है। तो बालक का भाषा विकास जो है वो आपका 1.5 वर्ष यानी कि शैशव काल से ही प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे वो जब 4 साल या 5 साल का हो जाता है तो अच्छे से उसका भाषा विकास हो जाता है। लेकिन जो उसका प्रारंभ स्टार्ट होता है वो प्रारंभ कब से होता है? वो 1.5 साल के बच्चे से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि शैशव काल का जो समय होता है वो 2 वर्ष का होता है और इस 2 वर्ष में 1.5 वर्ष से ही स्टार्ट हो जाता है भाषा विकास। आगे हम बात करेंगे संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं लिखिए। तो संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या हैं? इसकी एक विशेषता यह है कि संवेग महसूस करना, दूसरा है संवेग को समझना, तीसरा है संवेग प्रबंधित करना, चौथा है संवेगों का प्रयोग करना। तो ये सब क्या हैं कि आप संवेग को अगर महसूस करेंगे तो ही आप किसी कार्य को करने में सफल होंगे। उसको समझना, प्रतिबंधित करना या प्रबंधित करना या फिर उसको प्रयोग में लाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? संवेगात्मक जो बुद्धि है उसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 3 की। ये हमारा सेक्शन सेकंड था जिसमें आपके 5 क्वेश्चन दिए थे और आप लोगों ने 5 क्वेश्चन भली बात किए। अब हम बात करेंगे सेशन 3 की। सेशन 3 में आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि किसे कहते हैं? यह विकास के किस प्रकार भिन्न होता है? यह विकास से किस प्रकार भिन्न होता है? वृद्धि एवं विकास में अंतर भी पूछा गया है। तो वृद्धि क्या होता है? वृद्धि शरीर तथा उसके अवयव में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो वृद्धि होता है वो मात्रात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि विकास में कैसा परिवर्तन होता है। तो अभी के लिए आप वृद्धि के लिए केवल याद रखेंगे कि शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है।
यह दो चीज़ों पर आधारित होता है, एक होता है आपका वंशानुक्रम और दूसरा होता है जलवायु। यानी कि आपका जीन्स कैसा है और आपका पर्यावरण कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। तो वृद्धि क्या होता है कि यह एक निश्चित समय तक चलती है, यानी कि एक समय तक ये वृद्धि होती रहती है और कुछ समय बाद ये वृद्धि रुक जाती है। विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी कि डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हम माप नहीं सकते हैं। आप उस वृद्धि को इंची टेप के माध्यम से या फिर मीटर के माध्यम से किसी भी तरीके से आप वृद्धि को माप सकते हैं, लेकिन विकास को आप नहीं माप सकते हैं, क्योंकि विकास की जो प्रक्रिया होती है कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा, इस प्रकार से वो चलता रहता है, तो इसको हम माप नहीं सकते हैं। वृद्धि जो होता है आरंभ में तीव्र गति से होता है। किसी बालक को आप देखें, अगर वो शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में है तो उसके अंदर जो वृद्धि होती है बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन जो विकास होता है वो आरंभ के दिनों में बहुत धीमी गति से चलता है, यानी कि विकास की प्रक्रिया उसकी धीमी रहती है। आगे हम बात करेंगे वृद्धि की। तो वृद्धि मात्रात्मक या फिर संख्यात्मक होती है। वृद्धि मात्रात्मक यानी कि शरीर के जितने भी अवयव हैं या शरीर के जितने भी अंग हैं, जब वो बढ़ते हैं तो उसको हम माप सकते हैं, और वृद्धि को हम संख्यात्मक रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि कौन कितना मीटर लंबा है या फिर कितना मीटर कोई चीज़ वृद्धि कर रहा है। इस चीज़ को हम दर्शा सकते हैं अंकों के माध्यम से भी, इसीलिए ये मात्रात्मक और संख्यात्मक दोनों होता है। आगे हम बात करें विकास की। तो विकास जो होता है वो संख्यात्मक एवं गुणात्मक होता है, क्योंकि जब आप किसी विकास को माप रहे हैं तो आज आप जो संख्या पाएंगे वो संख्या आप कल नहीं पाएंगे, हो सकता है उसका 2 गुना पाएँ या 4 गुना पाएँ या फिर उससे कम भी पाएँ। तो ये जो आपका विकास होता है ये संख्यात्मक के साथ साथ में गुणात्मक भी होता है। वृद्धि जो होती है वो विकास में निहित होती है, वृद्धि जो होती है ये विकास में निहित नहीं होती, यानी कि विकास से इसका लेना देना नहीं होता है, लेकिन विकास जो होता है वो वृद्धि में निहित होता है, यानी विकास की प्रक्रिया आपके वृद्धि पर डिपेंड करती है। आगे बात करें कि प्रत्यक्ष इसको देखा जा सकता है, किसको? वृद्धि को। कोई पेड़ कितना बढ़ रहा है इस चीज़ को हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं। कोई बालक हमारा बढ़ रहा है तो उसको हम देख सकते हैं कितना बढ़ा, लेकिन जो विकास होता है इसको हम अनुभव कर सकते हैं। वृद्धि जो होती है ये रेखीय होती है, एक ही सीध में चलती है, जबकि जो विकास होता है ये वर्तुलाकार होता है, यानी कि एक सीध में, एक रेखीय नहीं होती है। वृद्धि संकीर्ण होती है, कम में होती है, यानी कि एक समय सीमा पे जाके ये रुक जाती है, जबकि विकास जो होता है ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है, यानी कि बहुत ही व्यापक होता है। और विकास की जो प्रक्रिया होती है वो आप जानते हैं ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो पूरे जीवन में ये अपना पूरा विस्तार रखती है। तो ये वृद्धि और विकास में अंतर था, आप देख सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था हमारा, पियाजे सिद्धांत को विस्तार से लिखिए या समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे, जीन पियाजे क्या बुक कहते हैं। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित जो विकास है या सिद्धांत है विकास का, वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है ये। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। पियाजे के सिद्धांत विकासीय अवस्था सिद्धांत भी कहलाता है, और यह सिद्धांत ज्ञान की जो प्रकृति के बारे में बताता है कि मानव कैसे और क्रमशः इसका वर्णन कैसे कर रहा है या उसमें वो कैसे जी के किसी चीज़ को अर्जन कर रहा है, ये पियाजे के सिद्धांत में वर्णन किया गया है। कैसे कैसे एक एक करके वो जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है,
कोई भी व्यक्ति वातावरण में किसी भी प्रकार के जो उद्दीपक हैं उनसे वो प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है। ये सब किसमें शामिल है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में शामिल होते हैं। पहले वह उन उद्दीपकों को पहचानना, फिर ग्रहण करता है, उसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक जो संरचना होती है ये वातावरण में उपस्थित जो उद्दीपक हैं और व्यवहार के बीच में मध्यस्थता का भी कार्य करता है, और व्यक्ति वातावरण के तत्वों को ये प्रत्यक्षीकरण भी करता है, अर्थात उसको ये पहचानता है देखकर। प्रतीकों की सहायता से ये उन्हें समझने में भी ये कोशिश करता है तथा जो वस्तु या व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन होता है उसको भी ये करता है। अब हम इनके सिद्धांत की बात करेंगे। तो इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो प्रवर्तक माने जाते हैं जीन पियाजे, जैसा कि आपको पता ही है। इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया था। अभी ऊपर को आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, आप सीधा विकास का सिद्धांत ही देखेंगे। इन्होंने 4 जो अवस्थाएं बताई उसमें पहली अवस्था थी सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था। इस अवस्था का जो एज होता है वो 0 से 2 वर्ष का होता है। 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वे संवेदी या इंद्रिय जनक पेशीय अवस्था भी इसको बोलते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि इसमें बच्चा इतना छोटा है कि कोई भी चीज़ वो महसूस करके या फिर उस चीज़ को जान करके, देख करके, नकल करके, इसके माध्यम से वो सारी चीज़ें सीखता है। जो आपका संवेदी पेशीय अवस्था होता है 0 से 2 वर्ष का, ये वस्तु अस्थायित्व अवस्था भी इसको बोलते हैं। अगर वस्तु अगर वस्तु सामने ना हो फिर भी बालक जानता है कि उस वस्तु का अस्तित्व वहाँ पर है। इसी को क्या बोलते हैं? वस्तु अस्थायित्व। यानी कि अगर कोई भी वस्तु सामने जैसे परछाई पड़ रही है तो वो क्या जानता है कि बालक यहाँ पे कोई खड़ा है, या फिर ये जो परछाई वो देख रहा होता है उससे जानता है कि कोई ना कोई वस्तु यहाँ पर है ज़रूर। प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रिया में बालक इसमें क्या क्या करता है? इसमें अंगूठा चूसता है, रोना आता है उसको, हंसना आता है और खेलना आता है। ये सारी प्रक्रियाएं ये किस स्टेज में करता है? ये 0 से 2 वर्ष यानी कि संवेदी गामक अवस्था में ये करता है। आगे हम बात करेंगे दूसरी अवस्था की। तो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेटल स्टेज, यानी कि 2 से 7 वर्ष का जो समय होता है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। अब हम बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है इसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं या प्राक संप्रत्यात्मक अवधि के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें जो होता है बालक जीववाद पर निर्भर होता है, यानी कि निर्जीव वस्तुओं को भी ये सजीव समझता है। जैसे कि गुड़िया या गुड्डा से जब वो खेल रहा होता है, अगर उस गुड़िया या गुड्डे गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो ये समझता है कि अगर इसको चोट लगी है तो इसको दर्द हो रहा है। यानी कि उस निर्जीव वस्तु को भी ये सजीव समझता है। उसको चोट लगेगी तो भी ये रोएगा बालक, और अगर उसकी शादी कर रहा है तो विदा कर रहा है गुड़िया को तो भी रोएगा। मतलब उसको ऐसी फीलिंग आती है कि ये सभी ये जो मेरा गुड्डा या गुड़िया है इसको चोट लग गई है या इसको हम भेज रहे हैं कहीं पे, तो वो उस चीज़ को लेकर गहराई से इमोशनल होके रोने भी लगता है। तो उसके अंदर क्या होता है? जीववाद की प्रक्रिया पनप रही होती है। इस अवधि में आत्म केंद्रीयता की भावना भी आती है। हर वस्तु मेरे इर्द गिर्द घूमती है, उसको ऐसे लगता है कि पूरा संसार मेरे चारों तरफ घूमता है। इस प्रकार से वो अपने आप को ये समझता है कि मैं केंद्र हूँ, बिंदु हूँ और मेरे सभी तरफ से सारी चीज़ें घूम रही हैं। इसी में आपके अंतर्दर्शी अवधि इसी को अंतर्दर्शी अवधि के नाम से भी जाना जाता है, जो प्राक संक्रियात्मक यानी कि आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, दूसरी अवस्था।
ये 4 से 7 वर्ष के बीच में होती है। इसमें पलटावी गुण नहीं होता है। इस अवस्था में बच्चे जोड़, घटाव, गुणा, भाग कर पाते हैं। जब 4 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में बालक आता है तो वो छोटे छोटे गुणा, भाग, जोड़, घटाना ये करने लगते हैं, लेकिन ये नियमों को समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से करना चाहिए। यानी कि जो हासिल की प्रक्रिया होती है उस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इनमें अनुक्रमणशीलता भी शामिल होती है। अनुक्रमणशीलता आपके प्राक संक्रियात्मक अवस्था में होती है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है वो 2 से 7 वर्ष की होती है, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये तीसरी अवस्था है और ये जो अवस्था होती है ये 7 से 12 वर्ष की होती है। 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक के अंदर क्या क्या होता है? बालक के अंदर संरक्षण पाया जाता है, यानी कि किसी वस्तु के पूरे बांट देने पर भी वह वस्तु रहती है। वो सोचता है कि अगर उसके सामने आप 2 लड्डू रख रहे हैं और दोनों लड्डू उसको बारी बारी से दे दीजिए खाने के लिए, फिर भी वो सोचता है नहीं, दोनों लड्डू अभी भी मेरे रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से वो ये सोचता है कि जो वस्तु उसने खा लिया है फिर भी वो चीज़ उस रखा है, तो उसके अंदर संरक्षण की जो भावना होती है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही पनप रही होती है, 7 से 12 वर्ष की आयु में। आगे बात करें, इसी में वो संबंध भी स्थापित कर पाता है कि ये मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, बुआ हैं, दादी हैं, दादा हैं, भाई बहन हैं, ये इनसे संबंध को समझ पाता है। आगे वर्गीकरण की भावना भी होती है, छोटे बड़े का इनको ज्ञान होने लगता है। आकार है या फिर कोई अन्य चीज़ें हैं, छोटा बड़ा है, तो उसमें ये भेद करने लगते हैं। उत्क्रमणशीलता का मतलब है रिवर्सिबिलिटी का भी इनमें कुछ गुण आ जाता है। साथ ही मूर्त चिंतन भी इनमें आने लगता है, कुछ इनमें थिंकिंग भी होने लगता है। ये बच्चे थोड़ा बहुत चिंतन भी करने लगते हैं। अब हम बात कर रहे होंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये पियाजे के द्वारा दी गई तीसरी अवस्था होती है। ये पियाजे के द्वारा दी गई चौथी अवस्था होती है। लास्ट अवस्था इन्होंने बताई है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आपके क्या क्या गुण पाए जाते हैं बच्चों में और इसकी एज क्या है इसके बारे में बताएंगे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का जो एज होता है ये 12 से 15 वर्ष का होता है और इसमें जो विशेषताएं पाई जाती हैं बच्चों में, उसमें कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है बच्चों में और विचार शक्ति भी उनमें उत्पन्न होने लगते हैं, यानी कि उच्च स्तर की तार्किकता ये करने लगते हैं। यानी कि सभी प्रकार के जो आकार हैं, आकृति हैं या फिर अन्य जो शब्द भाषा है, सारी चीज़ें इसमें डेवलप हो जाती हैं। बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है। इसके साथ साथ उसमें निरीक्षण शक्ति का भी विकास हो जाता है। वो हर चीज़ ऑब्जर्वेशन करने लगता है, यानी कि सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है और उस पर क्या थिंक हो सकता है ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे प्रतिक्रिया देने लगता है। तार्किक शक्ति का विकास भी होता है। समस्या समाधान के गुण भी आ जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समस्या समाधान, जो कि आपके सीटेट में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मानसिक जो योग्यताएं हैं या समस्या समाधान है इसका विकास किस अवस्था में होता है, तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो पियाजे ने ये 4 प्रकार की अवस्थाएं दी थी और एक बार आप लोग फिर से चारों प्रकार की अवस्थाओं को जान लें। पियाजे के द्वारा 4 प्रकार की जो अवस्थाएं दी गई हैं उसमें आपके जो पहली अवस्था है वो संवेदीगामक अवस्था है, जो 0 से 2 वर्ष का होता है। दूसरी अवस्था है प्राक संक्रियात्मक या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपका 2 से 7 वर्ष का होता है। और आपका तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपका 7 से 11 वर्ष का होता है और 11 या फिर इसको 12 भी मान सकते हैं। और आपका चौथी जो अवस्था होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि आपके 12 से 15 वर्ष का होता है। तो ये अवस्थाएं जो आपकी 4 अवस्थाएं हैं, ये 4 अवस्थाएं आपकी कौन कौन सी हैं?
पहली है आपकी संवेदीगामक अवस्था, जिसको इंद्रिय जनक अवस्था भी बोलते हैं। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। तीसरी अवस्था है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाओं को डिफाइन करने वाले कौन थे? आपके जीन पियाजे थे। और जीन पियाजे के बारे में और भी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है, तो उसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप लोग इसको अच्छे से कर ले जाएं। और जीन पियाजे के जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, या फिर इसको अवस्था का सिद्धांत भी बोलते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखना किसे कहते हैं? कक्षा में बालक के लिए सीखने के मुख्य तत्व कौन से हैं? यानी कि बालक कक्षा में किस प्रकार से सीखता है और कौन कौन से तत्व उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे कि सीखना क्या है। तो सीखना अर्थात अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, यानी कि अधिगम का मतलब भी सीखना ही होता है। और मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक मानसिक प्रक्रिया माना है। जब आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तभी आप किसी चीज़ को सीखने में सक्षम हो सकते हैं, जो जीवन भर चलती रहती है। इसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता रहता है। वह अपने अनुभवों और प्रशिक्षणों से लाभ उठाकर स्वाभाविक व्यवहार या अनुभूति में प्रगतिशील परिवर्तन को देखने को पाता है, या उस प्रगतिशील परिवर्तन के माध्यम से ही अपने जीवन को परिमार्जन करता है। इसे ही क्या बोलते हैं? सीखना या अधिगम बोलते हैं इसको। यानी कि जो चीज़ें सीख कर अपने जीवन में वो उतारता है, अपने दैनिक क्रिया कौशल में उसको शामिल करता है और उसके माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहा होता है। यानी कि जीवन यापन करने के लिए जो व्यक्ति या बालक होता है वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? अधिगम या सीखना बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे कि बालक के सीखने के जो मुख्य तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा कि वह नैदानिक और सुधारात्मक हो, ऐसा तत्व हो, ऐसा उनके सामने जो चीज़ें प्रेजेंट हम करें वो नैदानिक तरीके से हो और सुधारात्मक हो। वह प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान रखता हो। वह छात्रों के लिए स्वयं सीखने कि उनकी भागीदारी के लिए मंच प्रदान करता हो, यानी कि उनको सीखने के अवसर प्रदान करता हो। वह छात्रों की स्वयं का आकलन करने और उनमें सुधार करने के तरीकों को समझने में सक्षम करने की ज़रूरत की भी पहचान करना उसमें शामिल होता है। इसके साथ साथ छात्रों को वे मापदंड समझने को भी प्रोत्साहित करें जिनका उपयोग करके काम को वो परखने के लिए सक्षम हों। छात्रों को प्रतिक्रिया के बाद उनके काम को सुधारने का अवसर प्रदान करें। छात्रों को उनके समकक्ष की सहायता करने और उनके द्वारा सहायता किए जाने में मदद करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो छात्र है उस छात्र को आप किसी एजेड आदमी के साथ में बिठा दी तो वो संकोच बस उनसे कुछ पूछ नहीं पाएगा। नहीं, जब उनके समकक्ष ही कोई सहपाठी होगा तभी वह छात्र उस सहपाठी की मदद से कोई चीज़ सीख सकता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, अवधारणा की परिभाषा लिखिए। अवधारणा के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो अवधारणा जो होता है ये मानसिक संरचना होता है जो किसी शिक्षार्थी के ज्ञान को एक क्रम में रखता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसके ज्ञान को सिखाता है। वो अवधारणा को व्यवहार द्वारा अनुमानित किया जा सकता है, लेकिन इसका निरीक्षण नहीं किया जा सकता है। यानी कि उसमें जो व्यवहार होता है उस व्यवहार के माध्यम से उसको हम परिमार्जन कर सकते हैं, लेकिन उसका हम निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। इसे अर्थ की संज्ञानात्मक इकाई, एक अमूर्त विचार या मानसिक प्रतीक के तौर पर समझा जा सकता है। अवधारणा भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। उसका जो सामाजिक महत्व होता है और उसका सदैव जो बोध होता है वो हमेशा उसका बोध किया जा सकता है।
आगे हम चलते हैं कि अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जिसमें नंबर 1 है कि अवधारणा निर्माण इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं या विचारों को देखने और समझने से शुरू होता है। यानी कि किसी चीज़ को जब हम देखेंगे, उस को देखने के बाद अपनी इंद्रियों के माध्यम से उसको हम छुएंगे या उस वस्तु को हम महसूस करेंगे, तो ही उस पर विचार विमर्श कर पाएंगे और उसको हम समझने में सक्षम हो पाएंगे। आगे हम बात करें कि शिक्षार्थी उन प्रासंगिक विशेषताओं को पहचानता है जो वस्तुओं में समान या भिन्न हो। यानी कि किसी चीज़ के बारे में जब आप बता रहे हों तो उन चीज़ों को पहले व्यक्तियों को पहचान कराइए, उस व्यक्ति या बालक को पहचान कराइए, उसके समान ही और भी समान कोई वस्तु रख के ही उस चीज़ को आप उसके समक्ष डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थी समान वस्तुओं के बीच सामान्य विशेषताओं को जोड़ता रहता है, यानी कि उसमें संबंध स्थापित करता है, फिर वह उन्हें मानसिक रूप से समूहीकृत करके एक अवधारणा बनाता है। नेक्स्ट है आपका कि शिक्षार्थी निर्मित अवधारणा का उपयोग करता है, फिर वह साझा विशेषताओं के आधार पर उस अवधारणा से संबंधित नई वस्तुओं का भी वर्गीकृत करता है। नेक्स्ट है आपका कि जैसे ही नई जानकारी या मूल अवधारणा को ये चुनौती देती है, अवधारणा को संशोधित किया जा सकता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति या बालक कोई चीज़ सीख रहा होता है और सीख के उसमें परिपक्वता हासिल कर लेता है, फिर भी उसके सामने यदि उसी से समान कोई अन्य समस्या चुनौतीपूर्ण ढंग से आ जाती है, तो भी वह उस चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझने में सफल हो पाता है। आगे हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 की व्यवहार संशोधन किसे कहते हैं, यह दृष्टिबाधित बालक के लिए किस प्रकार उपयोगी है। व्यवहार संशोधन से तात्पर्य उन तकनीकों से है जिनका उपयोग किसी विशेष प्रकार के व्यवहार या प्रतिक्रिया को कम करने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह बहुत तकनीकी लग रहा है, लेकिन इसका उपयोग हम सभी द्वारा अक्सर कर सकते हैं। जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को सही गलत सिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी कि बच्चे को, जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चे को क्या क्या संस्कार देते हैं कि चोरी ना करो, ईमानदारी से रहो। यानी कि कोई चीज़ें वो गलत करते हैं तो उस पे वो तुरंत टोक कर उस चीज़ को सुधार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जो माता पिता के द्वारा बालक प्राप्त करता है, वो व्यवहार संशोधन होता है। व्यवहार संशोधन एक ऐसा विज्ञान है जो मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञानों का एक संयुक्त क्षेत्र होता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के व्यवहार के संबंध में अध्ययन करना होता है और उन्हें बेहतर तरीके से समझने की तकनीकों को विकसित करना होता है। यानी कि उस समस्या को कैसे वो समझ रहे हैं, या फिर जो चीज़ें उनको बताई जा रही हैं, चाहे वो व्यवहार के बारे में हो या अन्य किसी चीज़ के बारे में हो, तो उसको वो कितना समझकर और उसका कितना अपने अंदर डेवलप कर पा रहे हैं, इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। व्यवहार संशोधन विभिन्न विषयों पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि आदतों, व्यवहारों, भावनाओं, मानसिक स्वास्थ्य, समाज के साथ साथ संबंधों और समाज में न्याय के संबंधों में भी इसको देखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ सभी व्यवहार संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो लागू होती है। इस विज्ञान के अनुसार अगर हम देखें तो लोगों के व्यवहार पर विभिन्न प्रभाव होते हैं जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। यानी कि किसी एक व्यवहार के माध्यम से बालक या व्यक्ति नहीं सीखता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रकार से गुण और अवगुण दोनों शामिल होते हैं, और वो सारी चीज़ें जो वो कर रहा होता है अपने जीवन में, वो सब क्या होते हैं, एक व्यवहार संशोधन होता है। यदि उसी चीज़ को सुधार दिया जाए जो उसमें निगेटिव सारी चीज़ें हैं, तो उसको व्यवहार संशोधन कहेंगे। आगे हम बात करेंगे सेक्शन 4 की, और सेक्शन 4 में आपके क्या पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। यह विशेष आवश्यकता या फिर मनोविज्ञान की
यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किस प्रकार उपयोगी होता है, ये शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पूछा गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, आप लोगों ने यदि CDP पढ़ा होगा या सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, तो आप लोगों को वैसे भी बहुत अच्छे से इसके बारे में तैयार होगा। फिर भी हम आप लोगों के समक्ष कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। कि यह मनोविज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें इस बात पर अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में सीखता कैसे है, यानी कि वो अपने वातावरण में किस प्रकार से सीख रहा होता है, तथा शैक्षणिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी कैसे बनाए जा सकते हैं। यानी कि शिक्षण प्राप्त करने के लिए उसमें जो अनेक प्रकार के क्रियाकलाप कराए जाते हैं वो कैसे उनके लिए उपयोगी साबित होंगे, इस बात पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। स्किनर के अनुसार देखें तो इन्होंने 1958 में एक परिभाषा दी कि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित होता है। यानी कि शिक्षा को किस प्रकार से सीखा जा सकता है, इसके बारे में कौन बताया, स्किनर ने। आगे हम बात करेंगे कि यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किस प्रकार उपयोगी होता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है क्योंकि यह दिव्यांग व्यक्तियों को मुख्य धारा अर्थात समाज से सीधे जोड़ता है। इससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के दैनिक क्रियाकलापों व शैक्षिक प्रक्रियाओं में आने वाली जो समस्याएं होती हैं उनकी पहचान की जा सकती है और उसका निदान करके उनको दैनिक शैक्षिक जीवन को सरल बनाया भी जा सकता है। यानी कि उनके जो दैनिक हैं जीवन है या फिर शैक्षिक जो जीवन है उसमें सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और यह बालक के विकास को कैसे प्रभावित करती है, इसको विस्तार से बताना है। तो एक बार आप वृद्धि के बारे में पुनः पढ़ेंगे। हम बात करेंगे वृद्धि की, इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो वातावरण तथा पर्यावरण का जो प्रभाव होता है वो बालक या मनुष्य पर गहरा प्रभाव डालता है। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो क्रमिक एवं सतत दोनों होती है, यानी कि क्रम से चलने वाली और लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास की जो प्रक्रिया होती है ये कुछ सामान्य सिद्धांतों द्वारा संचालित होती है जिन्हें विकास का सिद्धांत कहते हैं। विकास में और भी बहुत सारे सिद्धांत होते हैं जिन सिद्धांतों पर हम विचार करने वाले हैं। इसमें पहला विकास की दिशा का सिद्धांत है। विकास की दिशा का सिद्धांत का मतलब होता है कि इस सिद्धांत का मानना है कि बालकों का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। तो विकास किस दिशा में होता है, सिर से पैर की तरफ। अर्थात बालक के विकास में पहले सिर, उसके बाद निचले अंगों का विकास होता है। इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका छोटे क्वेश्चनों के रूप में भी पूछा जाता है, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में भी पूछा जा सकता है कि विकास का सिद्धांत जो है, विकास की एक दिशा का सिद्धांत वो किस पर बल देता है, वो सिर से पैर की तरफ विकास को बल देता है। आगे है आपका कि निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब आप यहीं समझ जाएंगे कि लगातार। इस सिद्धांत के अनुसार अचानक से कोई परिवर्तन नहीं होता है बल्कि धीरे धीरे परिवर्तन होता है, यानी कि लगातार परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है आपका कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये आपका तीसरा सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास प्रत्येक व्यक्ति के एक समान नहीं होता है, भिन्न भिन्न होता है। यानी व्यक्तिगत का मतलब होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से भिन्न होगा, यानी कि उनका विकास भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा, उनका विकास भी एक दूसरे से भिन्न ही रहेगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास होता है वो एक समान ना होकर अलग अलग होता है। अगला है आपका चौथा, विकास क्रम का सिद्धांत। यानी कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है, अर्थात बालक के बोलने से पूर्व अन्य व्यक्ति के इशारों को समझकर अपनी प्रतिक्रिया वो देता है। यानी कि
विकास का जो क्रम का सिद्धांत है, इसमें बालक हर तरीके से सारी चीज़ें सीखता है, उसमें क्रम बाई क्रम से वो सारी चीज़ें सीखने पर जोर देता है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो परस्पर संबंध के सिद्धांत में बालक की जो शारीरिक एवं मानसिक या फिर संवेगात्मक जो पक्ष होता है, इन तीनों पक्षों में विकास जो होता है वो विकास साथ साथ होता है, यानी कि विकास के साथ साथ उसमें वृद्धि भी जुड़ा होता है, यानी कि इसमें वृद्धि और विकास दोनों एक साथ चलते हैं। किन किन चीज़ों में? बालक के शारीरिक में भी और मानसिक में भी और संवेगात्मक जो पक्ष होते हैं, इन तीनों पक्ष में विकास और वृद्धि दोनों एक साथ चलते हैं, यानी कि दोनों में परस्पर यहाँ पे संबंध देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का मतलब यह होता है कि इस संसार में जितने भी जीव जंतु हों वो सभी अपने ही जाति के बच्चे पैदा करने में सफल होते हैं, यानी कि जो पशु है वो पशु है तो उससे मनुष्य नहीं जन्म ले सकता है, या मनुष्य है तो उससे पशु जन्म नहीं ले सकता है। अर्थात हम देखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का जो विकास होता है किसी विशेष जाति के आधार पर ही होता है। जैसे व्यक्ति या पशुओं का जो विकास होता है अपनी अपनी विशेषताओं के आधार पर ही होता है, यानी कि गाय का जो बच्चा होगा वो बछड़ा ही होगा, मनुष्य का बच्चा बछड़ा नहीं हो सकता है। मनुष्यों के द्वारा जो पैदा होगा वो मनुष्य के जैसा ही दिखने वाला बच्चा होगा, और पशुओं से जो बच्चा पैदा होगा वो पशुओं के जैसा ही दिखने वाला बच्चा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? समान प्रतिमान का सिद्धांत। आगे बात करेंगे वंशानुक्रम का सिद्धांत। वंशानुक्रम का सिद्धांत का मतलब होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के विकास उसके वंश के अनुरूप ही होता है, कि उनके पूर्वजों में किस प्रकार उनका विकास हुआ उसी प्रकार से इस नए जनरेशन में भी बच्चों का विकास वैसे ही होता है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय सिद्धांत। पर्यावरणीय सिद्धांत यह कहता है कि वंशानुक्रम के समान इस सिद्धांत पर जोर दिया जाता है, यानी कि व्यक्ति का जो विकास है उनके आसपास के वातावरण के साथ साथ उनके वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है। अर्थात वातावरण जिस प्रकार का होगा विकास उसी प्रकार से उसी दिशा में होगा, यानी कि बालक के ऊपर पर्यावरण का भी पूरा असर पड़ता है, यानी कि जो बच्चे जिस वातावरण में हो रहे होते हैं और वहाँ पर आस पड़ोस का माहौल जैसा होता है उसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है। अब हम आगे बात करेंगे कि ई थार्नडाइक और स्किनर के सिद्धांत को विस्तार से इसमें लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, लेकिन यहाँ सिद्धांत पूछा गया है और पता नहीं इस पेपर में किसका सिद्धांत पूछ ले, तो इसलिए हम आपको सारे सिद्धांत करवा देंगे। इसमें सबसे पहले थार्नडाइक के सीखने का सिद्धांत हम देखते हैं। थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया, और इसके साथ साथ इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का भी सिद्धांत दिया, इसीलिए इनके सीखने के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष उद्दीपक होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि किसी व्यक्ति के सामने यदि कोई समस्या आ जाती है तो उस समस्या को हल करने के लिए उसके सामने कोई ऐसी वस्तु रखी जाती है कि जिसको देखकर वो प्रेरित हो सके और उस कार्य को अपने सफल बना सके। जो उसके सामने समस्या होती है उसको वो समाधान करने में फिर वो सफल हो जाता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित करता है तो उसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहा जाता है। इसलिए इनके सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया संबंध का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो यहाँ से जो भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो सिद्धांत के उपनाम हैं, यानी कि सीखने के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि लगातार प्रयास करने से कोई चीज़ सफल
हो जाता है और हम कहाँ कहाँ गलती किए रहते हैं, ये सारी चीज़ों का भी ज्ञान हमें होता रहता है। इसके साथ साथ जो उद्दीपक हमारे सामने होता है, उस उद्दीपक के माध्यम से जैसी हम प्रतिक्रिया करते हैं, उस प्रतिक्रिया में उद्दीपक का भरपूर सहयोग होता है, तो दोनों में जो संबंध स्थापित होता है, तो इससे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत सीखने के 2 प्रमुख नियम माने गए हैं, जिसमें सीखने के मुख्य नियम और सीखने के गौड़ नियम, ये दोनों शामिल होते हैं। पहला कौन सा है? सीखने का मुख्य नियम, और दूसरा है सीखने का गौड़ नियम। अब सीखने के मुख्य नियम में आपके कौन कौन से नियम आएंगे? जिसमें आपका सबसे पहले तत्परता का नियम आएगा, दूसरा अभ्यास का नियम आएगा और तीसरा प्रभाव का नियम आएगा। तो कभी कभी पूछता है सीखने के मुख्य नियम आपके हैं, तो अगर आपको ये तीनों नाम याद है तो ही आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। यदि आपको ये तीनों नाम नहीं याद हैं तो फिर आप वहाँ पर 1 नंबर अपना गंवा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये आपके 1 नंबर बहुविकल्पीय के रूप में भी पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे आपके सीखने के मुख्य नियम में जो आपका पहला नियम है तत्परता का नियम, इसके बारे में। तो तत्परता का नियम यह कहता है कि बालक तब तक नहीं सीख सकता है जब तक अपने काम के प्रति वो तत्पर ना हो, यानी कि उसको करने की उसकी अगर रुचि नहीं है तो बालक को आप कोई कार्य नहीं करा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है कि यह नियम किसी कार्य या सीखी गई विषय वस्तु के बारे में बार बार अभ्यास करने पर बल देती है। यदि हम किसी कार्य का बार बार अभ्यास करते हैं तो उसे सफलतापूर्वक हम करने में सीख जाते हैं। यानी कि कोई कार्य अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और बार बार उस चीज़ का अभ्यास करेंगे तो वो कार्य कब तक नहीं आएगा, एक ना एक दिन आप उस कार्य को करने में सफल हो ही जाएंगे। अब आगे बात करेंगे प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है? इसे संतोष व असंतोष का नियम भी कहा जाता है। अधिगम क्रिया के दौरान बालक को सरल, सहज एवं प्रभावी माध्यम से अधिगम विषय वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बालक के अंदर संतोष की भावना जागृत हो और सकारात्मक व्यवहार के अंतर्गत बालक चीज़ों को कैसे सीख पाए, इस पर जोर दिया जाता है। प्रभाव का नियम यह होगा कि कभी कभी प्रयास करने में बालक जिन चीज़ों को हासिल करना होता है, अगर वो हासिल कर लिया तो वो उसके अंदर संतोष हो जाता है, यानी कि वो उससे संतुष्ट हो जाता है। और यदि उसको करने के दौरान उसे पूर्ण रूप से वहाँ पे संतुष्टि नहीं मिल रही है तो उसमें असंतोष की भावना, यानी कि उससे वो संतुष्ट नहीं होता है। यानी कि सकारात्मक अगर वहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है तो बालक कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाएगा उस कार्य को करने से। नेक्स्ट है सीखने का गौड़ नियम, जो कि दूसरा नियम है किसका? थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियम में सबसे पहला नियम आता है बहु अनुक्रिया का नियम। इसमें आपके 5 नियम होते हैं और गौड़ नियम में मुख्य नियम में आपके 3 नियम होते हैं, गौड़ नियम में आपके 5 नियम होते हैं। तो इसमें आपका पहला बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा समानता का नियम, चौथा सहस्त्र परिवर्तन का नियम और 5वां होता है मानसिक स्थिति का नियम। तो सीखने के गौड़ नियम में आपके ये 5 नियम शामिल होते हैं और सीखने के मुख्य नियम में आपके 3 नियम शामिल होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपके छोटे क्वेश्चनों में पूछ सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे स्किनर की। तो बीएफ स्किनर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उस सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत। अब हम थोड़ा सा बीएफ स्किनर के बारे में जानेंगे। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक थे वो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जो कि बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया था। कौन सा सिद्धांत दिया गया था? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत। स्किनर को प्रायः कंडीशनिंग के जनक के रूप में भी जाना जाता है। स्किनर ने सबसे अधिक जो अनुक्रिया है उसी पर जोर दिया है, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत भी कहा जाता है।
यह व्यवहार के परिणाम क्रिया के होने की संभावना को प्रभावित करते हैं। एक व्यवहार जिसके पश्चात एक सुखदायक उद्दीपक जुड़ा हुआ हो, उसके बारे में बार बार होने की संभावना को अधिक ये व्यक्त करते हैं। लेकिन यदि दूसरा व्यवहार किसी दंडात्मक उद्दीपक से जुड़ा हो तो उसके होने की जो संभावना होती है वो इसमें कम हो जाती है। आगे हम देखेंगे कि जो स्किनर थे उनका जो सिद्धांत था क्रिया प्रसूत बंधन का सिद्धांत, तो इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो चूहे और कबूतर पर किए थे। और आपके जो ऊपर आपने अभी सिद्धांत पढ़ा थार्नडाइक का, थार्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था। स्किनर की हम बात करेंगे यहाँ, चूहे और कबूतर पर इन्होंने किया। स्किनर ने अपना जो प्रयोग है वो चूहे पे किया और इसके लिए उन्होंने लीवर वाला बॉक्स लिया। लीवर पर चूहे का पैर पड़ते ही खट की आवाज़ होती थी। इस ध्वनि को सुनकर चूहा आगे बढ़ता और उसे प्याले में भोजन मिल जाता था। यह भोजन चूहे के लिए प्रबलन का कार्य करता था। चूहा भूखा होने पर प्रणोदित होता और लीवर को दबाता। इन प्रयोगों में जब प्राणी स्वयं कोई वांछित व्यवहार करता है तो व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार प्राप्त होता है। अन्य व्यवहारों के करने पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। वह पुरस्कृत व्यवहार आसानी से सीख लेता है। इसका मतलब यह होगा, पूरे प्रयोग को एक बार आप लोग इस तरीके से समझेंगे कि एक चूहा होता है, उसको एक बॉक्स में बंद किया जाता है और उस बॉक्स में एक लीवर लगाया जाता है। लीवर का मतलब होता है पजल होता है, यानी कि उसको आप दबाएंगे तो वो जो बॉक्स होगा उसका एक दरवाज़ा खुल जाएगा। तो उसमें जब चूहे को बंद कर दिया जाएगा तो क्या होता है कि चूहा भूख से जब तड़फड़ाने लगता है तो पूरे उस बॉक्स में दौड़ने लगता है और जितना वो दौड़ता है उस दौड़ने के दौरान उसका जो पैर होता है वो उस पजल पे जाके पड़ जाता है और जैसे ही उस पजल पर पड़ता है तुरंत वो बॉक्स का एक दरवाज़ा खुल जाता है और बाहर जो रखा हुआ होता है उसके लिए भोजन, उस भोजन को जाकर वो खा लेता है। इससे क्या होता है कि जो उसके लिए भोजन रखा गया है, प्याले में जो चीज़ें रखी गई हैं, वो जब वो खा लेता है तो उससे उसको एक प्रकार से शक्ति मिल जाती है, उसका शक्ति मिलती है और जो वो भोजन बाहर रखा होता है उस बॉक्स में चूहा जो कार्य कर रहा होता है वो किस लिए कर रहा होता, क्यों दौड़ रहा होता है इतना ज़्यादा। अगर आप वैसे चूहे को बिठा देंगे एक बॉक्स में तो नहीं दौड़ेगा इतना, निकलने के लिए थोड़ा सा प्रयास करेगा फिर रुक जाएगा। लेकिन उसके सामने वही भोजन रख देंगे तो उस भोजन को खाने के लिए वो उस पिंजड़े में दौड़ता ही रहेगा, यानी कि उस बॉक्स में वो दौड़ता ही रहेगा। तो वो भोजन उसके लिए कौन सा कार्य कर रहा था? प्रबलन का कार्य कर रहा था। अब आया समझ में आप लोगों को? मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक चूहे को बॉक्स में वहाँ पे बंद किया जाता है और जब उसको भूख लगती है तो उसके सामने उस बॉक्स के प्याले में खाना रख दिया जाता है। उस खाने को देखकर चूहा और तेज़ी से उस बॉक्स में दौड़ता है और उसी दौड़ने के दौरान ही उसका जो पैर होता है वो पजल पे पड़ता है और उसका दरवाज़ा खुल जाता है और वो जाकर खाने तक पहुंच जाता है और खाना खा लेता है। इससे अगर देखा जाए तो उसका जो ये प्रयास रहता है वो प्रयास उसको पहले से नहीं पता होता कि मैं ऐसा प्रयास करूँगा तो भोजन मुझे मिल जाएगा, लेकिन नहीं, इसी के दौड़ने के दौरान उसमें जो उद्दीपक का कार्य कर रहा था वो भोजन, उसी के दौरान उसका सकारात्मक एक प्रभाव ये मिला वहाँ पे देखने को कि उसका पैर जो है वो पजल पे पड़ गया, इससे भोजन उसको मिला। अब इसमें हम देखते हैं कि निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है। पहला निष्कर्ष जो है
यह बताता है कि क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। यानी कि जब चूहा भूखा था तो उसके सामने जो भोजन रखा गया वो भोजन उसके लिए क्या कार्य कर रहा था, शक्ति का कार्य कर रहा था। स्किनर के मत में प्रत्येक पुनर्बलन अनुक्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि कोई व्यक्ति या बालक है, अगर कार्य को नहीं कर रहा है, करने में मन नहीं लग रहा है, यदि उसके सामने कोई ऐसा मोटिवेशन रखा जाए जिससे उसके अंदर उद्दीपक का संचार हो जाए और उस कार्य को करने के लिए वो तत्पर हो जाए। नेक्स्ट निष्कर्ष ये निकल के आता है कि इस प्रयोग से पहले अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है। पहले रिस्पॉन्स मिलता है, फिर स्टिमुलस का वहाँ पे जिक्र होता है। जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुँचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की जो प्रक्रिया में पुनर्बलन है इसका यहाँ पर विशेष महत्व होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति या बालक है, कोई चीज़ सीख रहा है तो उसके लिए उसको एक पुनर्बलन के रूप में उसके सामने उद्दीपक रखा जाता है। यानी कि कोई मोटिवेशन उसको दिया जाता है जिससे सीखने के लिए वो बच्चा तैयार हो जाता है, तत्पर हो जाता है। तो ये किसका सिद्धांत था? ये सिद्धांत था स्किनर का। B.F. स्किनर इनका पूरा नाम है और स्किनर का जो सिद्धांत है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। तो इसी के साथ में हमारा ये CDP का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। कृपया करके आप लोग जो सिद्धांत दिए गए हैं इसमें इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में कोई एक सिद्धांत ज़रूर पूछा जाएगा या फिर 2 सिद्धांतों के नाम दिए रहेंगे, आपको उन 2 में से कोई एक करना रहेगा। तो आप लोग ज़रूर सिद्धांत पढ़ के जाइएगा, जिसमें आप लोग जान सकते हैं कि थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, स्किनर हैं, आपके अब्राहम मैस्लो हैं। इन सभी लोगों ने सिद्धांत दिए हैं और इन सभी लोगों का सिद्धांत आप लोग पढ़ के जाइएगा। बंडूरा हैं इसमें आपके, और इसके साथ इरिक इरिक्सन है। तो इन लोगों ने जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों को आप लोग पढ़ के जाएं। जैसे कि अभी आप लोगों ने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, सीखने का सिद्धांत दिया। और इसके बाद आपके स्किनर थे जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इसके बाद आपके पावलोव होते हैं। पावलोव का भी सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि पावलोव का सिद्धांत है। इसके बाद आपके इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक का सिद्धांत है। उन्होंने मनोसामाजिक का सिद्धांत दिया, तो ये इरिक इरिक्सन ने दिया। फिर आपके अब्राहम मैस्लो हैं। अब्राहम मैस्लो ने मानवतावाद का सिद्धांत दिया। आपके और भी इसमें शामिल हैं, जिसमें बंडूरा आपके शामिल हैं, जिन्होंने अनुकरण के माध्यम से भी सीखने का सिद्धांत दिया। तो ये सभी सिद्धांत आप लोग पढ़ के जाइएगा ताकि आप लोगों को वहाँ पर किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों को भी आप लोग इस वीडियो को ज़रूर भेजें, जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। और मैं बता दूं आप लोगों के लिए मैं शॉर्ट वीडियो भी लेके आऊँगी जिसमें फुल फॉर्म वगैरह भी रहेगा, तो आप लोग उसको भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि IDD के जो बच्चे हैं उनके लिए फुल फॉर्म ज़्यादा पूछा जाता है। तो वो बच्चे खासकर फुल फॉर्म पढ़ कर जाएंगे, क्योंकि उनके सभी सब्जेक्ट में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। और जो हमारे VI और HI के बच्चे हैं वो लोग इस तरीके से आप लोग अपने नोट्स को पढ़ेंगे कि उनमें एक एक टॉपिक पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ताकि आपका जो क्वेश्चन अगर बीच से भी पूछा जाए तो उसको आप अच्छे से कर ले जाएं। भली भांति कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर आप अच्छे से डिफाइन कर पाएँ, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। इसके साथ ही हम आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में और कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए मिलेंगे, और आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे, जिसमें आपको शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे और 2-2 नंबर के जो आपके क्वेश्चन आपको सेक्शन 2 में देखने को मिलता है, उस टाइप का भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो
आप लोग तब तक वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आ रही हो समझने में तो आप लोग ज़रूर बताएं, उसको आप लोग छिपाएं ना, क्योंकि अब 2 से 3 दिन या 4 दिन ही बचा है कि आप लोग पेपर देने जाने वाले हैं। तो आपको प्रत्येक पेपर का आपको यहाँ पे मिलता रहेगा जो मटेरियल है। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, वो मटेरियल मैं आपको इम्पोर्टेंस के रूप में आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विदा लेते हैं इस वीडियो से और फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। बाय बाय, टेक केयर।